हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ बैंक एग्ज़ाम 2024 की स्ट्रेटजी लेके आई हूँ। यहाँ मैं आपको प्री और मेंस दोनों का सिलेबस बताऊँगी और जीरो से स्टार्ट जो कर रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए ये पूरी स्ट्रेटजी रहेगी कि क्या क्या सिलेबस है, कैसे क्या सब कुछ मैं यहाँ से जीरो से समझाऊँगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो भी बैंक एग्ज़ाम्स क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए है ये पूरी स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले हमारे पास मेजर एग्ज़ाम्स कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाता है सबसे पहले आरआरबी के एग्ज़ाम आते हैं। उसमें आरआरबी क्लर्क और पीओ के एग्ज़ाम आते हैं। उसके बाद हमारे पास आईबीपीएस आता है और उसके बाद एसबीआई आता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे जो मेन एग्ज़ाम होता है वो 6 एग्ज़ाम होते हैं ये वाले। उसके अलावा भी बहुत सारे आते हैं, आरबीआई आता है, इंश्योरेंस के होते हैं। तो सबका सिलेबस जो है वो सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम ही है। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी किसमें क्या क्या आता है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो में बने रहो। तो स्टार्टिंग से हम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले प्रीलियम एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, तो उसमें हमारे पास होता है इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट सेक्शन होता है, जिसके लिए हमारे इंग्लिश के लिए 20 मिनट्स मिलते हैं, रीजनिंग में भी 20 मिनट्स मिलते हैं, क्वांट में भी 20 मिनट्स मिलते हैं। ये जो होता है वो आईबीपीएस और एसबीआई एंड आरबीआई, ये जो एग्ज़ाम होते हैं हमारे, इनमें ये तीनों सेक्शन आते हैं और यहाँ पे हमें सेक्शनल टाइम मिलता है। जब आप इंग्लिश का सेक्शन खुलेगा तो आपको 20 मिनट मिलेंगे। जैसे ही 20 मिनट ख़त्म हो जाएंगे तो आपका अगला सेक्शन खुल जाएगा, रीजनिंग क्वांट जो भी होगा वो सेक्शन खुल जाएगा, उसमें भी आपको 20 मिनट मिलेंगे। उसके बाद अगला सेक्शन खुल जाएगा। तो इंग्लिश जो है वो 30 मार्क्स का आता है और रीजनिंग 35 मार्क्स का और क्वांट 35 मार्क्स का। बट ये हो गया हमारे पास आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई, ये वाले एग्ज़ाम जो होते हैं उनके लिए आ गया ये। बट आरआरबी के जो एग्ज़ाम होते हैं, आरआरबी में क्या होता है, उसमें इंग्लिश नहीं आती है, उसमें सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट आते हैं। आरआरबी में सिर्फ रीजनिंग और हमारे पास क्वांट ही आता है, वो भी हमारे पास 45 मिनट का आता है। उसमें सेक्शनल टाइम नहीं होता है, पूरा 45 मिनट मिलते हैं। उसमें आप रीजनिंग क्वांट कुछ भी कर सकते हो। जैसे अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो सबसे पहले आप रीजनिंग को खोल के कर सकते हो। उसके बाद क्वांट, अगर आपका कोई रीजनिंग का क्वेश्चन रह गया है करने के लिए तो आप फिर से रीजनिंग कर सकते हो। तो 45 मिनट जो है वो आपको टोटल मिलते हैं। इसमें सेक्शनल टाइम नहीं होता है और इसमें 2 ही सेक्शन होते हैं, रीजनिंग और क्वांट प्री में। और ये जो बाकी जो ये वाले एग्ज़ाम है इसमें 100 मार्क्स का आता है प्री, और आरआरबी में ये 80 मार्क्स का आता है। 40 मार्क्स की रीजनिंग होगी और 40 मार्क्स का क्वांट होगा। तो ये हमारे पास इसका मिलता है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं, इतना समझ आ गया आपको। ये तो हमारा हो गया कि हमें प्रीलियम एग्ज़ाम में क्या क्या आता है और कैसे आता है। उसके बाद हम चलते हैं मेन एग्ज़ाम के लिए। तो मेंस में क्या आता है, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट और जीए। यहाँ पे एक और सेक्शन ऐड हो जाता है, जीए, जो इसको बोलते हैं हम करंट अफेयर, ये ऐड हो जाता है इसमें। तो करंट अफेयर क्या है कि इसको ऑलमोस्ट जो है वो हमें 6 मंथ के करके जाने होते हैं, बट हमारे पास 4 मंथ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ्स होते हैं। तो लास्ट के जो 4 मंथ्स होते हैं उसको हमें करना होता है। जब हमारा मेंस होता है, जिस टाइम पे हमारा मेंस है, जैसे फेब में कोई हमारा मेंस चल रहा है, तो उसके जो 4 मंथ होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो उसके पढ़ के जाना। वैसे तो हमें 6 मंथ के जितने पढ़े वो कम होता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो 4 मंथ्स के होते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेबस की, प्री एग्ज़ाम के सिलेबस की। सबसे पहले हमारे पास आता है रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग में हमारे पास क्या क्या आता है, तो सबसे पहले हमारे पास ये मिसलेनियस सेक्शन है। इसका जो वेटेज रहेगा वो 15 to 20 मार्क्स, 15 मार्क्स तक रहेगा इसका। तो इसमें आता है कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें हम चाइनीज़ कोडिंग बोलते हैं। ये 1 to 5 मार्क्स की, 5 मार्क्स का तो आता ही ये। उसके बाद है ब्लड रिलेशन, ये भी 3 मार्क्स तक का आता है। डायरेक्शन डिस्टेंस, ये भी 3 मार्क्स तक का आता है। लेटर सीरीज है, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन, ये भी 5 मार्क्स। इनक्वालिटीज 5 मार्क्स। उसके बाद है अल्फ़ाबेट सीरीज, नंबर रैंकिंग, ये भी 5 मार्क्स। स्लोक एंड 5 मार्क्स।
ये नहीं कि ये आपको सारा कुछ ही आ जाएगा। जैसे ब्लड रिलेशन आ गया तो डायरेक्शन डिस्टेंस नहीं आएगा, लेटर सीरीज आ गई तो अल्फ़ाबेट सीरीज नंबर रैंकिंग ये नहीं आएगा, ऐसे है। मतलब कि ये मिसलिनियस सेक्शन जो है वो 15 मार्क्स का आएगा प्री में। तो उस रीजनिंग में हमें 20 मिनट्स मिलेंगे करने के लिए। तो इसमें स्पीड बहुत मैटर करती है, बैंक एग्जाम में स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं पजल्स की। इसका जो वेटेज होता है वो 15 to 20 मार्क्स का होता है। इसमें अगर आप एक पजल सॉल्व करोगे तो उसमें आपको 5 मार्क्स बन जाएंगे। एक पजल सॉल्व किया आपने, उसमें 5 क्वेश्चन होंगे तो एक मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 5 मार्क्स बन जाएंगे उसमें, ठीक है। तो पजल जो है वो टैबुलर फॉर्म पजल्स आती है, शेड्यूल पजल होती है, फ्लोर बेस्ड, बॉक्स बेस्ड, लीनियर बेस्ड, सर्कुलर बेस्ड। और हमारे पास ये टाइप है, टाइप 1 जो है लीनियर पजल, सिंगल लाइन किया जाती है, डबल लाइन की आ सकती है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास टाइप 3 की है। टाइप 3 क्या है, सिंपल सर्कुलर पजल है, सर्कुलर पजल विद लाइन है, सर्कुलर पजल विद डबल इंफॉर्मेशन। मतलब कि ये सर्कुलर वाली पजल है तो इसके साथ आपको कोई वेरिएबल्स भी मिल सकते हैं। फ्लोर बेस्ड लेवल आती है, डिफिकल्ट लेवल तो वो मेंस में आता है। प्री में क्या होता है कि प्री में इजी आती है। जैसे कि आप मान लो जैसे हमारे जो क्लर्क लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, क्लर्क लेवल में क्या होता है, वहाँ पे बहुत ही इजी पजल्स आती हैं क्लर्क लेवल में। बट पीओ में क्या होता है, पीओ में थोड़ी पजल्स में वेरिएबल्स ऐड कर दिए होते हैं, ठीक है। तो ऐसे मतलब कि पीओ की थोड़ी पजल डिफ़िकल्ट आ जाती हैं, लेकिन क्लर्क की बहुत इजी होती हैं, वो कर सकते हैं हम। तो ये हमारे पास था पजल सी, ये सारे ये बेस्ड थे इसके। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको सिलेबस पता चलेगा कि ये हमारा सिलेबस है, तो इसको पढ़ना कैसे है, कैसे इसको ग्रैप करना है। तो सिलेबस रीजनिंग का, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसके बेसिक जो है वो स्ट्रॉन्ग करने हैं। अगर आपकी किसी सब्जेक्ट के बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको मेंस में डिफ़िकल्टी नहीं होगी करने में, क्योंकि ये जो मेंस का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस भी यही सेम सिलेबस है, बट उसमें एक लेवल ऊपर आता है। अगर आपके बेसिक जो है वो अच्छे होंगे तो उसमें आप मेंस अच्छे से कर पाओगे। तो आपको सबसे पहले पकड़ बनानी है बेसिक पे। यही नहीं करना है कि हाँ हमने सिलेबस हमें आता है, हमने नहीं करना है। अगर आपको आता भी है फिर भी आप करो, ठीक है। सभी क्लासेस करनी है, तो इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करती हूँ, मैंने जो किया था वो मैं बताती हूँ। मैंने जो यूट्यूब पर फ्री है, मैं पेड कोई भी नहीं बताऊंगी, कोई भी सोर्स नहीं बताऊंगी, सारे का सारा फ्री सोर्स ही बताऊंगी। तो रीजनिंग के लिए मैंने सौरभ सर को फॉलो करा था, उनकी एक प्लेलिस्ट है, उसमें सारे के सारे टॉपिक सर ने करवाए हुए हैं, बहुत ही अच्छे से करवाए हैं। तो आप यहाँ पे सौरभ सर बाय रीजनिंग सर्च कर सकते हो, उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वो प्लेलिस्ट आप कर सकते हैं। लेकिन यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, अगर आपको उनसे नहीं समझ में आता है तो आप किसी और से भी कर सकते हो। तो आप ये रीजनिंग का ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उन टीचर से किया था, अपने बेसिक क्लियर किए थे, तो मुझे ठीक लगा था। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप किसी और टीचर से भी कर सकते हो। तो ऐसे आपने पहले अपने बेसिक कर लेने हैं, उनको स्ट्रॉन्ग कर लेना है, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी कि उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रीजनिंग का सिलेबस, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास मेन में क्या क्या आता है। मेन में आता है हमारे पास एनालिटिक रीजनिंग है, उसमें अजम्पशन आते हैं, आर्गुमेंट्स, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, कॉज एंड इफेक्ट, डाटा सफिशिएंट, शेड्यूल पजल, ये जो होते हैं जो एनालिटिक रीजनिंग, जो हम क्रिटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं। इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा क्या मतलब कि जो हमारी पजल्स होती हैं मेंस में बहुत ही लंबी होती हैं और डिफ़िकल्ट भी होती हैं, वो मतलब कि इतने इजीली नहीं बन पाती हैं। तो सबसे पहले हमें क्रिटिकल ये वाला पोर्शन कर लेना है। ये आपकी रीडिंग स्किल पे ही बेस्ड होता है, ठीक है। अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो आप ये कर पाओगे, ठीक है। तो ये पूरी आपकी रीडिंग पे ही बेस्ड है। एंड उसमें पजल्स आती हैं, साथ में पजल्स आती हैं, उनका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ठीक ठाक होता है। उसमें सिर्फ आप 1 या 2, जैसे मेंस में क्लर्क में तो आप कर सकते हो, लेकिन पीओ के मेंस में जो है वो आपसे मुश्किल से जो ज़्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा,
2 तक कर लेगा, बट उसमें पजल थोड़ी डिफिकल्ट आती है, तो इसमें आपने पकड़ बना लेनी है। बाकी सिलेबस तो आपका वही है सेम। तो ये आपका पूरा ओवरऑल जो था रीजनिंग का सेक्शन था, ऐसे आपने प्रिपेयर करना है इसको, ठीक है। देखो, अगर आपने रीजनिंग के बेसिक, आपका रीजनिंग सेक्शन हो गया पूरा, ठीक है, रीजनिंग आपने कर लिया, कंप्लीट कर लिया आपने, ओके। अब आपने रीजनिंग कर लिया तो उसके बाद क्या करना है आपको, आपने पूरे बेसिक कंप्लीट के लिए सारी वीडियोस देख ली आपने, ठीक है, कर लिया। उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद आपको क्विज अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। आपको हर, जैसे एक चैप्टर कर लिया आपने, एक चैप्टर कर लिया कंप्लीट, उसके आपको क्विज लगा लेने हैं कि आपको जो आपने कंप्लीट किया है वो हो भी रहा है कि नहीं। जो ये क्विजेस है वो भी फ्री मिल जाते हैं, वो अड्डा 247 पे आपको फ्री क्विजेस मिलते हैं, रोज के रोज क्विजेस आते हैं, तो वो वहाँ पे आप अटेम्प्ट कर सकते हो, हर सब्जेक्ट वाइज आते हैं, वो आप कर सकते हो। एक चैप्टर आपका हो गया तो उसके क्विजेस लगाओ, दूसरा हो गया उसके क्विजेस लगाओ। जब सारा आपका रीजनिंग का सिलेबस हो जाए तो उसके बाद आप एक सेक्शनल मॉक लगा लो। सेक्शनल मॉक भी आपको बहुत सारी वेबसाइट हैं, उस पर आपको फ्री मिल जाएंगे, वो लगा लो, ठीक है। तो ऐसे करनी है आपने अपनी तैयारी। उसके बाद चलते हैं हम क्वांट सेक्शन पे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास क्वांट सेक्शन। क्वांट सेक्शन में हमारे पास होता है स्पीड मैथ, डीआई और अर्थमेटिक, ठीक है। यही 3 चीजें होती हैं हमारे पास क्वांट सेक्शन में। स्पीड मैथ जो है वो हमें 10 से 15 मार्क्स का देखने को मिलता है। स्पीड मैथ में क्या होता है कि उसमें सिंप्लीफिकेशन आती है, नंबर सीरीज होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जो सिंप्लीफिकेशन है वो क्लर्क लेवल में 10 to 50 मार्क्स के हमें देखने को मिलती ही हैं सिंप्लीफिकेशन, वो भी इजी होती है, बट आपको उस पर भी पकड़ बनानी है। हर रोज क्या है वो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आपको करने हैं, सोल्व करने हैं। और हाँ, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको जो है वो स्क्वायर एंड क्यूब आने चाहिए। 1 to 40 के आपको स्क्वायर आने चाहिए एंड 1 to 20 तक आपको इसके क्यूब आने चाहिए। मिनिमम इतने तक तो आपको आने ही चाहिए। सबसे पहले आपको ये काम ही करना है, स्क्वायर और क्यूब आपको लर्न करने हैं, और टेबल, ठीक है। आपको टेबल भी आने चाहिए, इन पे पकड़ होनी चाहिए। उसके बाद ही आप क्वांट सेक्शन आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो क्वांट सेक्शन करने से पहले आपको टेबल्स कर लेने हैं, स्क्वायर्स कर लेने हैं, क्यूब कर लेनी है, ओके। उसके बाद देखो, सिंप्लीफिकेशन आती है 10 to 15 मार्क्स सिंप्लीफिकेशन आएगी। उसके बाद नंबर सीरीज आएगी, उसमें मिसिंग सीरीज होती है, रॉन्ग नंबर सीरीज होती है। आपको ये दोनों देखने को नहीं मिलेंगी, या तो आपको नंबर सीरीज आएगी या तो आपको रॉन्ग नंबर सीरीज आएगी, इन दोनों में से एक ही आएगी। 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स का आता है ये। उसके बाद क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, ये भी आता है क्वाड्रेटिक। अगर आपको नंबर सीरीज मिली है तो आपको ये क्वाड्रेटिक नहीं मिलेगी, अगर क्वाड्रेटिक है तो ये नंबर सीरीज नहीं आएगी, ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास डीआई ये भी 5 to 10 मार्क्स का आता है, एंड क्लर्क लेवल में इजी आता है, और मेंस में थोड़ी उसके पीओ में थोड़ी डिफिकल्टी लेवल आता है, बस इतना भी नहीं आता है, हो जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास डाटा टेबल्स है, बार चार्ट, ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, मिक्स्ड ग्राफ, कैसलेट, ये हमारे डीआई के प्रकार हैं। ये इतने प्रकार के डीआई हैं, ये आपको कर लेनी है। तो अब बात आती है कि हमें क्वांट करना कहाँ से है, ठीक है। तो क्वांट पे बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब पे, आप सर्च करोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन मैंने जो किया था वो शांतनु सर की, मैंने सारे के सारे जो हैं वो अड्डा 247 पे ही किए हैं। जो शांतनु सर की प्लेलिस्ट है वो मैंने करी है, उस पर से करा से सारे के सारे जो है मैंने क्वांट सेक्शन सारे के सारे टॉपिक वहीं से किए हैं मैं। अगर आपको कोई और टीचर अच्छा लगता है तो आप भाई उससे भी कर सकते हो, ये नहीं है कि अगर मैंने ये बताया तो आप इन्हीं से ही करना है। आपको कोई और अच्छा लगता है आप उससे भी कर सकते हो, क्योंकि अपना अपना लेवल होता है सबका। किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को बाद में लेट समझ आता है, तो अपना अपना होता है। तो आप खुद अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको सबसे पहले आपने एक टीचर का देख लेना, एक क्लास देख लें, अगर आपको नहीं समझाता है तो और देख लो, ठीक है। जिसका समझाता है फिर उसके ही देख लो। कई बार ये भी होता है कि एक टॉपिक हमारा एक सर से, एक टीचर से समझ में आ गया, लेकिन जो दूसरा टॉपिक है वो उसी टीचर से समझ में नहीं आता है, तो हमें किसी और टीचर से समझ लेना है, वो अच्छे से समझा देगा आपको। तो ये नहीं करना है कि इस सर से, इस टीचर से नहीं आ रहा है हमें समझ, तो हमें छोड़ देना है, नहीं, किसी और टीचर से देख लो, क्या पता आपको उससे समझ में आ जाए, ठीक है। ऐसे करना है। आगे हम चलते हैं अर्थमेटिक। इसमें अर्थमेटिक आती है। अर्थमेटिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो जिससे हर स्टूडेंट जो है वो डरता है अर्थमेटिक से, और अर्थमेटिक को
छोड़ देते हैं। तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करती है, क्योंकि 10 to 12 मार्क्स की अर्थमेटिक आती है। कई बार क्या होता है कि जो हमारी सिंप्लीफिकेशन हम सोचते हैं कि हम तो कर लेंगे भाई, हम तो उड़ा ही देंगे सिंप्लीफिकेशन, कभी कभी क्या होता है कि सिंप्लीफिकेशन टफ डाल देते हैं और अर्थमेटिक के क्वेश्चन डुएबल होते हैं, जो कि इजी आ जाते हैं, वन लाइनर आ जाते हैं जो डुएबल होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करके ही नहीं जाते हैं, तो उनका सिंप्लीफिकेशन आ गया टफ, तो वो वहाँ से भी गए और अर्थमेटिक ही नहीं होती है वहाँ से भी गए। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको अर्थमेटिक भी करनी है, ठीक है। इसमें एक दो टॉपिक हो सकता है कि आप छोड़ दो, लेकिन आपको मोस्ट ऑफ करनी है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास रेशियो एंड प्रपोर्शन है। रेशियो एंड प्रपोर्शन आपको करना है, ये मोस्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही जो आप ये पूरा जो भी है ना, ये जितने भी टॉपिक हैं इसमें सब में रेशियो एंड प्रपोर्शन और परसेंटेज इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होगा। ये मतलब देखो, एक पौधा है ना, पौधे की नींव जो होती है, जड़ें जो होती है ना, वही है ये रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। इसको पक्का कर लो, पूरे मेंस में भी आपको ये काम आएगा और इसमें सब टॉपिक्स में ये आपको काम आएगा। तो इनको आपने जरूर करना है। अगर आप सोचोगे कि अर्थमेटिक के बिना आप क्लियर कर लोगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मेंस में क्या होगा, आपको मेंस में प्री तो चलो आपने कर लिया, जैसे मर्जी कर लिया, लेकिन मेंस में क्या होगा, मेंस में आप फंस जाओगे। मेंस में जो है वो अर्थमेटिक बेस्ड डीआईज आती हैं, ठीक है, अर्थमेटिक बेस्ड डीआई आती हैं, तो वहां पे आप फंस जाओगे, नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, अर्थमेटिक करनी ही है। उसके बाद एवरेज आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस, बोट एंड स्ट्रीम, एजिस, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, ट्रेन टाइम, डिस्टेंस, पाइप, सिस्टम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन। अगर आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आता है तो नहीं करने हैं। मैंने ये तीनों चैप्टर छोड़ रखे हैं, मैंने नहीं करे, मेरे को नहीं समझ में आता है तो मैंने छोड़ रखे हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक जो नहीं समझ में आता है या नहीं कर पा रहे हो तो आप उसको छोड़ सकते हो। ये नहीं है कि आपको सब करना है, एक दो टॉपिक आप छोड़ सकते हैं, कि ये नहीं है कि आप पूरी अर्थमेटिक ही छोड़ के जा रहे हो एग्जाम में, तो वो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो ये कर लेना है आपने। तो इसकी जो प्लेलिस्ट मैंने बता दी है, शांतनु सर की अड्डा 247 फ्री जो यूट्यूब पे आती है, उस पर आपने कर लेना है। अगर आपको किसी और टीचर समझ में आता है तो उसमें कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। जैसे इसमें भी आपने यही करना है, रोज के रोज आपने सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, नंबर सीरीज भी करनी है रोज के रोज, रोंग नंबर सीरीज करनी है और मिसिंग सी दोनों करनी है। उसके बाद क्वाड्रेटिक क्वेश्चन रोज करनी है, ठीक है। जैसे जैसे आपका टॉपिक खत्म होता है वैसे वैसे आपको क्विजेज अटेम्प्ट करो, ठीक है। जैसे एक चैप्टर आज आपका खत्म हो गया, उस पर जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं सारे लगा लो। मतलब कि मैं क्या बोलती हूँ आपको, अगर आपका एक चैप्टर खत्म हुआ तो उसमें आपको 100-200 क्वेश्चन तो लगा ही लेने हैं। ये भी मिनिमम है, कम क्वेश्चन हैं, आपको लगा ही लेने हैं कि आपको समझ में आ रहा है। कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप कर सकते हो, ठीक है। इतने आपने सबसे पहले मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि एक चैप्टर कर लिया, उसके क्विज लगाने हैं। ये नहीं बैठ जाना कि पूरा आप मॉक लगाने बैठ जाओ, नहीं, मॉक नहीं लगाना है। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है आपको मॉक पे नहीं जाना है। सबसे पहले आपको क्विज ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए क्वांट का, उसके बाद आप मॉक पे स्विच कर जाओ, मॉक देख लो, फिर आपकी धीरे धीरे स्पीड जो है वो भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया है और मैंने इनपुट है क्या, मेरा आउटपुट निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद आप बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में क्या है, हाँ, इसका क्वांट का जो मेंस का रह गया है, मेंस में क्या है, मेंस में भी यही आता है। उसमें क्या बोलते हैं इसको, डीआई आती है बहुत सारी, इस पे अर्थमेटिक बेस्ड होंगी, डीआई आती हैं एंड क्वाड्रेट, मतलब यही जो सिलेबस है इसका एक लेवल आगे बढ़ के आएगा, ठीक है। वो आपका मेंस का सिलेबस होगा। अगर आप अपना प्री जब आप कर रहे हो ना, प्री बोलते हैं कि प्री और मेंस हम अलग अलग करते हैं, नहीं, प्री और मेंस की तैयारी हमने साथ साथ में ही करनी है। उसका कोई भी सिलेबस अलग से नहीं है, सिर्फ उसमें करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर क्या करना है, उसमें रोज के रोज आप करंट अफेयर कर लो, ठीक है। रोज के रोज आप क्लासेस आती हैं यूट्यूब पे, किसी भी चैनल देख लो, आप करंट अफेयर कर सकते हो। और बाकी जो आपका बचा है रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, वो आप प्री के साथ कर सकते हो। अगर आप प्री का पढ़ रहे हो, एक लेवल कम पढ़े हो तो उसके एक लेवल ज़्यादा पढ़ लो, वो आपका मेंस का हो गया, ठीक है।
ऐसे करना है। उसके बाद आती है हमारे पास इंग्लिश में क्या है, रीडिंग कॉम्प्रेशन आती है, 10 to 12 मार्क्स का आता है। और 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे बुकैब बेस्ड आ जाते हैं, जिसमें सिनोनिम एंटोनिम पूछ लेते हैं, एंड कभी कभी फिलर्स का भी आ जाता है 2-3 क्वेश्चन। ये ईजी होते हैं, ये तो सबको आ ही जाते हैं, इतने टफ नहीं होते हैं। उसके बाद एरर्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, पैरासिंपल के 5 क्वेश्चन आते हैं, फिलर्स आते हैं 5 नंबर, सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 मार्क्स, क्लोज टेस्ट 5 मार्क्स, मिस स्पेल्ड 5। इसमें क्या करना है, इसमें आपको रीडिंग ही करनी है, जितनी आप रीडिंग कर सको उतनी रीडिंग करनी है आपको, ठीक है। सबसे पहले क्या आपको बोलते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ो, नहीं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है आपने। सबसे पहले न्यूज़पेपर नहीं, जो आपको पसंद है, जैसे आपको आपने ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन में आपको इंग्लिश होगी, उसकी बुक्स होंगी, उसको पढ़ लो। या जो आपको इंटरेस्ट है, मैं स्पोर्ट्स में, फैशन में, जिसमें भी इंटरेस्ट है आपको वो पढ़ लो, आप उसकी मैगजीन्स पढ़ना स्टार्ट करो, जो भी आपको अच्छा लगता है, सिर्फ आपको रीडिंग ही करनी है, ठीक है। जहाँ पे आपकी रीडिंग अच्छी होगी, ठीक है, आपकी रीडिंग ठीक होगी ना, तो आपको इंग्लिश में भी मिलेगा बेनिफिट, क्वांट में भी मिलेगा, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इंग्लिश में आएंगे, क्वेश्चंस आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। रीजनिंग के क्वेश्चन पढ़ने में, पजल जो होती है, बड़ी बड़ी पजल्स होती है, उसको पढ़ने में आपको आसानी मिलेगी, ठीक है। तो रीडिंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीडिंग है, रीडिंग आपको करनी है, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। उसके बाद आपको एरर्स में क्या करना है, आपको 120 रूल ऑफ ग्रामर आपको ये करना है। ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये आपको निमिषा बंसल मैम, यूट्यूब पे आपने सर्च करना है निमिषा बंसल मैम, वहाँ पे आपको 120 रूल ऑफ ग्रामर की एक वीडियो मिल जाएगी। 8 आवर्स, हाँ 8 या 11 आवर्स के, इतने आवर्स की हैं, वो आपने कर लेनी है, ठीक है। आपने निमिषा बंसल मैम को फॉलो कर लेना है, ये बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, आपको फ्री में ही आपको यूट्यूब पे बहुत कुछ मिल जाएगा। तो निमिषा बंसल मैम के 120 रूल ऑफ ग्रामर की वीडियो देख लेनी है, वो कर लेनी है आपको, उसमें आपको एरर में हेल्प मिलेगी, वो कर लेनी है। अगर आपको स्टार्टिंग से बहुत ही वीक है जिसकी इंग्लिश, उसको क्या करना है, सबसे पहले नाउन पर नाउन कंजंक्शन जो भी है, जितने भी है वो कंजंक्शन, पार्ट ऑफ स्पीच, सब कुछ पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको 120 रूल ऑफ ग्रामर कर लेने हैं, और साथ में आपको रीडिंग भी करनी है, ठीक है। उसके साथ रीडिंग भी करनी है, ये तो आपको रोज का रोज आप कर लो। और साथ में निमिषा बंसल मैम हर रोज एडिटोरियल करवाते हैं, ठीक है। उनकी यूट्यूब पे ही फ्री एडिटोरियल करवाते हैं। लेकिन अगर आपको एडिटोरियल अभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि एडिटोरियल इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है, आपको बस वो वीडियो देखनी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तभी कोई बात नहीं है, आपको बस देखना ही है, ठीक है। और बाकी आपको जो रीडिंग कर रहे हैं, जो आपको जिसमें आपको इंटरेस्ट है, ये नहीं है कि हमें आप नॉवेल्स पढ़ने हैं, हमें टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़नी है, हिंदू पढ़नी है, पहले समझ कुछ आ नहीं रहा है और हम इतने बड़े बड़े पढ़ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सिर्फ रीडिंग बेस्ड है, आप रीडिंग ही करनी है, कुछ भी कर लो रीडिंग आप, जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है वो आपने रीडिंग करनी है, ठीक है। ये तो रोज के रोज आपको करनी है, इंग्लिश में यही आपको करना है। बाकी आप खुद आपको फिर धीरे धीरे आपको प्रोग्रेस जो आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप सोचोगे कि मैं आज आप स्टार्ट कर रहा हूँ, कल मुझे आउटपुट मिल जाएगी, नहीं, आपको पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद क्विज़ेस लगाने हैं, उसके बाद आपको मॉक पे जाना है। जब आप मॉक पे जाओगे तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या किया था, क्या आउटपुट मिल रही है, कितनी आपकी स्पीड है। स्पीड आपको मॉक्स पे ही मिलेगी, मॉक्स तो आपको लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो 100-200 मॉक आपने नहीं लगाया है तो वो एग्ज़ाम देने का आपका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि मॉक में ही आपको पता चलेगा, आपकी स्पीड पता चलेगी। 20 मिनट्स में आपको 35 क्वेश्चन कैसे टैकल करने हैं वो पता चलेगा आपको, ठीक है। तो ये बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो। तो ओवरऑल यही था। और मेंस में क्या होता है, मेंस में आपको देखो, ये तो आगे हमारे प्री में, मेंस में आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन ही मिलता है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा जोर डाल रही हूँ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में, कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आपको रीडिंग पे ज़्यादा ही, क्योंकि मेंस में आपको 2-3 रीडिंग कॉम्प्रहेंशन तो देखने को मिलेंगे ही, ठीक है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी होगी, ठीक होगी, तो आप उस टाइम में कर जाओगे, ठीक है, उस टाइम में कर जाओगे आप। तो यही है कि आपको रीडिंग करनी है, 120 रूल कर लो आप, रोज के रोज प्रैक्टिस करो, आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा।
तो यही था पूरा। अगर आपको और कोई डाउट बचता है इसमें, कोई भी आपको क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी अगर कुछ भी छूट गया। लेकिन मैंने सब कुछ यहाँ पे बता दिया आपको कैसे क्या करना है, सारा सिलेबस आपको कंप्लीट कर दिया है। तो जो भी 2024 में एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो आप ऐसे कर सकते हो, तैयारी आपकी, तो आप जरूर आप कर सकते हो। तो बाकी यही था आपको सारा। और मेंस में, हाँ मेंस में क्या है, मेंस में हर उसमें अलग अलग होता है, ठीक है। मेंस में क्या है कि आपको किसी में अलग टाइम मिलता है, जैसे एसबीआई है उसमें करंट अफेयर 50 मार्क्स का कर दिया है अब जीए, तो मेंस का अलग अलग हिसाब है। अगर आपको पूछना हो तो आप मुझे अलग से मैसेज, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो अगर कुछ छूट गया तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि आपने कैसे तैयारी करनी है कैसे नहीं करनी है। तो ठीक है, आप अपनी तैयारी पे जुट जाओ, और ये 3-4 महीने कैसे चले जाएंगे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। आईबीपीएस सर अपना कैलेंडर भी रिलीज कर दिया, आरआरबी के एग्जाम आ जाएंगे अगस्त में, आरआरबी का आ जाएगा। तो आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो, जिन्होंने नहीं की है उनके लिए मैं बोल रही हूँ, कर दो। आपको 2024 में अगर आपको जॉब चाहिए तो ठीक है। तो तब तक लिए टाटा, टेक केयर, बाय, ध्यान रखना और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। थैंक यू।